हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में कॉस्ट अकाउंटिंग बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में एक मेजर सब्जेक्ट होता है, उसके एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। ये प्रीवियस ईयर का एग्जाम है जो 2022-23 में आया था कॉस्ट अकाउंटिंग का। इसमें 24 तक फर्स्ट पार्ट में अपलोड कर दिए गए थे। अगर आप नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। आज 25 से इसको कवर करते हैं। 25 दे रखा है, इसमें न्यूमेरिकल भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे सॉल्व करा के, जिससे इसके जो फोर्थ पार्ट आएगा उसमें न्यूमेरिकल स्किप कर दिए गए हैं, कम से कम न्यूमेरिकल बचे। 25 देखा है, न्यूमेरिकल है ये। ए प्रोड्यूसर सेल्स इट्स आउटपुट फॉर 40,000 एंड 20 रुपये पर यूनिट। द टोटल कॉस्ट पर यूनिट इज 14 रुपये। द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल विल बी। एक उत्पादक अपने उत्पाद को 20 रुपये प्रति इकाई की दर से 40,000 रुपये में बेचता है। प्रति इकाई कुल लागत 14 रुपये है। लाभ की बिक्री पर प्रतिशत होगी। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ए 30%, बी 43%, सी 34%, डी 25%। इसमें सबसे पहले जो इकाई बेच रहा है वो 20 रुपये में एक इकाई बेच रहा है। इसमें लिखा भी हुआ है 20 रुपये प्रति इकाई की दर से, और बेच कितना रुपये का माल रहा है वो 40,000 रुपये। इसमें लिख भी रखा है, इंग्लिश में लिखा है आउटपुट फॉर 40,000 एट 20 रुपये पर यूनिट। 20 रुपये पर यूनिट से किसी चीज़ को बेचने के बाद उसको 40,000 रुपये मिल रहे हैं। तो आप अगर 40,000 रुपये में 20 का डिवाइड कर देंगे तो आपको उसकी क्वांटिटी पता चल जाएगी, कितनी चीज़ें या कितना जो उसने प्रोडक्ट है वो उसको बेचा है। जब आप इसमें डिवाइड करेंगे 40,000 में 20 रुपये का, तो इसमें यूनिट निकल के आ जाएंगी 2,000 यूनिट। जब वो 20 रुपये के हिसाब से बेचेगा प्रति यूनिट, तब 40,000 रुपये उसको प्राप्त होते हैं। और इन्हीं की जो लागत है वो 14 रुपये दे रखी है इसमें, जो कि दे रखा है इसमें। द टोटल कॉस्ट पर यूनिट इज़ 14 रुपये पर यूनिट उनकी कॉस्ट है। बेच वो 20 रुपये पर यूनिट है, तो उसको प्रॉफिट कितना गेन कर रहा है वो 6 रुपये पर यूनिट। टोटल यूनिट कितनी निकल के आई थी हमारी 2,000 यूनिट। जब आप इसमें इंटू कर देंगे 2,000 यूनिट इंटू 6, जो कि 6 क्या है अपना प्रॉफिट है पर यूनिट, तो निकल के आ जाएगा टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 2,000 इंटू 6 12,000 ये टोटल प्रॉफिट है। पूछ क्या रहा है वो लाभ की बिक्री पर प्रतिशत। लाभ की बिक्री, इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100। प्रॉफिट हमने टोटल कितना निकाल लिया था 12,000, अपॉन कर देंगे हम इसको टोटल सेल। टोटल सेल कितनी दे रखी है इसमें 40,000 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 30%। इसका एक और मेथड है जिसको आप ईजिली कर सकते हैं। जैसे इसमें अभी हमने टोटल निकाला था प्रॉफिट उसका, और टोटल सेल से डिवाइड करके इंटू 100 करके परसेंटेज निकाली थी। ऐसे ही सिर्फ आप 1 यूनिट को भी एज्यूम करके कर सकते हैं, जैसे कि आपको और कैलकुलेशन से बच जाएंगे। इसमें देखा है 20 रुपये पर यूनिट से वो बेच रहा है और 14 रुपये की एक यूनिट है, तो टोटल डिफरेंस कितना आ गया इनमें 14 रुपये का सामान वो 20 रुपये में बेच रहा है, यानी 6 रुपये का प्रॉफिट पर यूनिट पे। तो इसमें प्रॉफिट, अगर इसमें बिक्री का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100। अब आप इसी को फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। प्रॉफिट अपना पर यूनिट कितना हो रहा है 6, अपॉन कर देंगे हम पर यूनिट सेल कितनी है 20, इंटू कर देंगे 100। इससे भी आप अगर इसको सॉल्व करेंगे 6 अपॉन 20 इंटू 100, ये भी आ जाएगा 30%। तो आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, दोनों मेथड से सेम ही आंसर आएगा। आंसर हो जाएगा ए 30%। 26 टेंडर इज प्रेजेंटेड। निविदा प्रस्तुत की जाती है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए आफ्टर सप्लाई, बी बिफोर सप्लाई, सी एट द टाइम ऑफ सप्लाई, डी नन ऑफ दीज। ए आपूर्ति के पश्चात, बी आपूर्ति से पूर्व, सी आपूर्ति के समय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आपूर्ति से पूर्व, बिफोर सप्लाई। 27 निविदा का मतलब भी आपको बता दूँ। निविदा मतलब ये होता है जैसे कि आपकी कोई कंपनी, आप एज्यूम कर सकते हैं कोई कंपनी है, उसमें आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं। उसका जब कोई कंपनी गुड्स को परचेस करने आती है तो वो एक ही कंपनी की बजाय कई कंपनियों से क्वालिटी और अमाउंट के बारे में जानना चाहती है उसी प्रोडक्ट के, जो इसको परचेस करना है। इसलिए वो कई कंपनियों से अपने पे एक सूची मंगाती है। उस सूची के हिसाब से ही देखा जाता है। जो विक्रेता कंपनी होती हैं वो क्रेता कंपनी को अपने सूची एक तैयार करती हैं, जिसमें प्रोडक्ट का पूरा उसमें विवरण दिया जाता है, जिसमें उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी और अमाउंट के बारे में सभी, और एक्सपेंस के बारे में सभी सूचनाएं सम्मिलित कर दी जाती हैं, और वो क्रेता कंपनी के पास विक्रेता कंपनी द्वारा भेज दिया जाता है। जब क्रेता कंपनी को कई सूची प्राप्त होती हैं, उसमें से जिस सूची में उसको गुड्स होता है उसका सबसे अच्छी क्वालिटी और उसका अमाउंट सबसे कम लगता है, वो उसी को ऑर्डर दे देती है। तो इसी को कहते हैं हम टेंडर।
27 है, इफ़ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 60,000, क्लोजिंग स्टॉक 45,000 एंड वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम 75,000, देन द अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज विल बी। यदि सामग्री का प्रारंभिक रहतियाँ 60,000 रुपये, अंतिम रहतियाँ 45,000 रुपये है तथा प्रयुक्त सामग्री 75,000 रुपये हो तो क्रय की गई सामग्री का मूल्य होगा। सबसे पहले इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी होता है, जो इसमें सामग्री पूछा हमसे क्रय की गई तो इसका फॉर्मूला होता है रॉ मटेरियल परचेस्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस मटेरियल कंज्यूम्ड। तो इस फॉर्मूले से आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। जब आप ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल आ जाएगा इसका 1,05,000, इसमें से माइनस कर देंगे आप 75,000 तो आपके पास आंसर आ जाएगा बी 30,000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आपको इसका फॉर्मूला याद कर लेना है। रॉ मटेरियल अगर आपसे परचेज पूछा जाता है तो उसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस कंज्यूम मटेरियल। 28 टोटल सेल आर 5 लाख, प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, देन टोटल प्रॉफिट विल बी। कुल बिक्री का मूल्य 5 लाख रुपए। यहाँ पे जो हमें परसेंटेज दे रखी है उसको आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये दे रखा है लाभ का लागत, लाभ लागत का 25% है, यानी कि जो लागत है उसका 25 हमारा प्रॉफिट होगा। पर हमें दे क्या रखा है ऊपर, हमें जो दे रखा है मूल्य, बिक्री मूल्य दे रखा है, कुल बिक्री मूल्य 5 लाख रुपए। आप जब परसेंटेज को लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, तो आप परसेंटेज को लिखते हैं तो आप जो परसेंटेज का साइन होता है इसको अपॉन में 100 लिख देते हैं। 25% को आप कैसे लिखेंगे, 25/100 लाभ लागत का। तो लाभ लागत का जो फॉर्मूला होता है परसेंटेज निकालने के लिए, उसका फॉर्मूला पहले आपको पता होना चाहिए। प्रॉफिट 25 ऑन कॉस्ट, यानी प्रॉफिट ऑन कॉस्ट जो आएगा उसकी परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इंटू 100। हमें परसेंटेज ये रखिए 25% को जब आप लिखेंगे 25/100 करेंगे। अपॉन में हम क्या लिखते हैं, कॉस्ट, जो कि हमें अपॉन में क्या दे रखा है यहाँ पे 100, और ऊपर क्या दे रखा है, इसमें ऊपर हम लिखते थे प्रॉफिट और ऊपर इसमें क्या दे रखा है 25। इसको एज्यूम करके चलना पड़ेगा। 25 हो जाएगा हमारा प्रॉफिट अपॉन 100 जो है वो हो जाएगी हमारी कॉस्ट। और आप इसको अगर इसको डाउट हो तो आप इसको फिर से परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, 25 हमने ऊपर प्रॉफिट लिख दिया, अपॉन कॉस्ट लिख दी 100 रुपये, इंटू कर देंगे हम 100 तो आपका 25% आ जाएगा। 25 और 100 हमारी कॉस्ट है और 25 हमारा प्रॉफिट है। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तभी सेलिंग प्राइस आता है। जब आप कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ देते हैं उसी को सेलिंग प्राइस कहते हैं। आप इसको भी ऐसे भी याद कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट हम पे है और कॉस्ट प्राइस भी है, इन दोनों को ऐड कर देंगे 100 प्लस 25 रुपये इज इक्वल टू हो जाएगा 125 रुपये। 125 हमारी सेल हो जाएगी और हमें सेल दे रखी है जो कि 5 लाख रुपये है। 125 पार्ट इज इक्वल टू हो जाएगा 5 लाख रुपये। तो 1 पार्ट की वैल्यू निकालने के लिए हम 5 लाख अपॉन कर देंगे 125 पार्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे 4000। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई आप पर 4000। अब हमें इसमें पूछ के रखा है तो कुल लाभ होगा। हमें कुल लाभ कितना मान रखा था, 25 पार्ट मान रखा था। 25 इंटू कर देंगे हम 4000 तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1 लाख रुपये। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए 1 लाख। अगर आपको ऐसे समझाने पर समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसके फोर्थ पार्ट का वेट करिए, आपको क्वेश्चन पेपर पे सोल्व करा के जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उसमें भी समझ सकते हैं। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो आप इसको फिर से वीडियो को दोबारा चालू करके भी आप इसको सुनेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। 29 विच ऑफ फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूड इन कॉस्ट अकाउंट। निम्नांकित में से कौन सी मद लागत लेखों में सम्मिलित नहीं की जाती है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए मटेरियल, बी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सी फैक्ट्री एक्सपेंसेस, डी इनकम टैक्स। ए सामग्री, बी प्रत्यक्ष व्यय, सी कारखाना ऊपरी व्यय, डी आयकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी आयकर, इनकम टैक्स। 30 विच ऑफ फॉलोइंग आइटम इज इंक्लूड इन कॉस्ट अकाउंट। निम्न में से कौन सी मद लागत लेखों में सम्मिलित की जाती है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए गुडविल राइटन ऑफ, बी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, सी डिविडेंड रिसीव्ड, डी नन ऑफ दीज। ए ख्याति अपलिखित, बी संपत्ति विक्रय पर लाभ, सी प्राप्त लाभांश, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं।
41 बेकरी प्रोडक्ट्स केक बिस्कुट्स एंड ब्रेड दिस प्रोडक्ट शुड बी ट्रीटेड एज। एक बेकरी केक बिस्किट एवं ब्रेड का उत्पादन करती है, इन उत्पादों को निम्न माना जाएगा। ऑप्शन दे रखे हैं, ए जॉइंट प्रोडक्ट, बी को प्रोडक्ट्स, सी बाई प्रोडक्ट, डी नन ऑफ दिस। ए संयुक्त उत्पाद, बी सह उत्पाद, उप उत्पाद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सह उत्पाद, को प्रोडक्ट्स। 32 प्रोसेस कॉस्टिंग कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज बिकॉज ऑफ। प्रक्रिया लागत लेखांकन में प्रति इकाई लागत में वृद्धि होती है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए नॉर्मल लॉस, बी एबनॉर्मल लॉस, सी नॉर्मल गेन, डी एबनॉर्मल गेन। ए सामान्य हानि के कारण, बी असामान्य हानि के कारण, सी सामान्य बचत के कारण, डी असामान्य बचत के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सामान्य हानि के कारण, नॉर्मल लॉस। 33 नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट ऑफ 80 यूनिट 1600 रुपये, देन वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ 7 यूनिट विल बी। 80 इकाइयों के सामान्य उत्पाद की लागत 1600 रुपये है, तो 7 इकाइयों के असामान्य 6 का मूल्य होगा। ये न्यूमेरिकल है, सिंपल है, इसको आपको बस सॉल्व करना है। इसमें 80 इकाई यानी कि 80 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है, 1600 रुपये दे रखा है। एक इकाई की कितनी लागत हो जाएगी, तो हम कर देंगे 1300 अपॉन 80, तो निकल के आ जाएगा 20 रुपये। 20 रुपये पर यूनिट की इसकी सामान्य उत्पाद की लागत हो गई, यानी कि नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट ऑफ 1 यूनिट इस कितना हो जाएगा 20 रुपये। हमसे पूछ के दे रखा है 7 यूनिट विल बी, तो हम 7 की 1 यूनिट की हम पे 20 रुपये है, तो 7 यूनिट की कितनी हो जाएगी 20 इंटू 7 कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 140 रुपये, यानी कि 140 रुपये। राइट आंसर हो जाएगा बी। 34 इन प्रोसेस अकाउंट एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस इज ब्राइटन ऑन द। प्रक्रिया खाते में असामान्य बचत लिखी जाती है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए डेबिट साइड, बी क्रेडिट साइड, सी बोथ साइड, डी नन ऑफ दीज। ए डेबिट पक्ष में, बी क्रेडिट पक्ष में, सी दोनों पक्ष में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए डेबिट पक्ष में, डेबिट साइड। 35 इन विच केस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज यूज्ड इन। ठेका लागत पद्धति निम्न में से किस में प्रयोग होती है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए एरोप्लेन इंडस्ट्री, बी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, डी नन ऑफ दीज। ए हवाई जहाज उद्योग, बी ऑटोमोबाइल उद्योग, सी भवन निर्माण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी भवन निर्माण, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गई, या कोई हाईवे बनाया जाता है उसका कंस्ट्रक्शन हो गया, ये सभी ठेका लागत के अंतर्गत ही आते हैं। 36 लॉस ऑफ इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रांसफर्ड टू। अपूर्ण ठेके की हानि को हस्तांतरित किया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए इन रिजर्व, बी इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी इन बैलेंस शीट, डी नन ऑफ दीज। ए संचय खाते में, बी लावानी खाते में, सी चिट्ठे में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी लावानी खाते में, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 37 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। ठेका खाता तैयार किया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए बाई कॉन्ट्रैक्टर, बी बाई कॉन्ट्रैक्टी, सी बाई द बोथ कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी, डी नन ऑफ दीज। ए ठेकेदार द्वारा, बी ठेकेदाता द्वारा, सी ठेकेदार एवं ठेकादाता दोनों द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बाई कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार द्वारा। 38 द आइटम विच इज नॉट इंक्लूड इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठेके खाते में कोई सी मद नहीं दिखाई जाती। ऑप्शन दे रखे हैं, ए प्लांट, बी वर्क सर्टिफाइड, सी वर्क अनसर्टिफाइड, डी कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी। ए प्लांट, बी प्रमाणित कार्य, सी अप्रमाणित कार्य, डी ठेकेदाता से प्राप्त रोकड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अप्रमाणित कार्य, वर्क अनसर्टिफाइड। 39 कॉस्ट अकाउंटिंग इज एन एसेंशियल टूल ऑफ द। लागत लेखांकन का एक आवश्यक यंत्र है।
ऑप्शन दे रखे हैं ए एडमिनिस्ट्रेशन, बी एंटरप्रेन्योर, सी मैनेजमेंट, डी ऑर्गेनाइजेशन। ए प्रशासन, बी उद्गम, सी प्रबंध, डी संगठन। राइट आंसर हो जाएगा सी प्रबंध, मैनेजमेंट। लागत लेखांकन मैनेजमेंट यानी प्रबंध का एक आवश्यक यंत्र है। 40 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू। लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन दे रखे हैं ए हेल्प इन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, बी अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट, सी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, डी नन ऑफ दीज। ए रहतियों के मूल्यांकन में सहायता, डी अतिरिक्त लाभ कमाना, सी निर्णय हेतु प्रबंधन को सूचना प्रदान करना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी निर्णय हेतु प्रबंधन को सूचना प्रदान करना, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। 41 विन कार्ड इज आल्सो नोन एज। विन पत्रक किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं ए गुड्स कार्ड, बी मटेरियल कार्ड, सी स्टॉक कार्ड, डी नन ऑफ दीज। ए माल पत्रक, बी सामग्री पत्रक, सी रहतियाँ पत्रक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी रहतियाँ पत्रक, स्टॉक कार्ड। 42 द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज। परिवर्तनशील लागत का सबसे अच्छा उदाहरण है। ऑप्शन दे रखे हैं ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी डायरेक्ट लेबर, सी डेप्रिसिएशन, डी रेंट। ए पूंजी पर ब्याज, बी प्रत्यक्ष श्रम मजदूरी, सी हिरास, डी किराया। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष श्रम मजदूरी, डायरेक्ट लेबर। आप इसको समझ भी सकते हैं। पूंजी पर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये फिक्स रेट से मिलती है, इसलिए वेरिएबल कॉस्ट में नहीं इंक्लूड की जाती। हिरास डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट पे ही लगता है, इसलिए इसको भी हम फिक्स एक्सपेंस की तरह इसको मानते हैं, इसलिए डेप्रिसिएशन परिवर्तनशील नहीं मानते हैं। रेंट किराया, जब आप किसी शॉप का या वेयर हाउस का रेंट देते हैं वो भी फिक्स्ड होता है, हर साल वो चेंज नहीं होता रहता है या हर महीने वो चेंज नहीं होता है, इसलिए उसको भी परिवर्तनशील लागत में इंक्लूड नहीं करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी प्रत्यक्ष मजदूरी। प्रत्यक्ष मजदूरी का मतलब होता है जो कि प्रोडक्शन से ही जुड़ी हुई है। जितना प्रोडक्शन होगा उतनी ही आपको मजदूरी देनी पड़ेगी, जितना प्रोडक्शन कम होगा उतनी कम मजदूरी आपको देनी होगी। इसलिए प्रत्यक्ष श्रम को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो प्रोडक्शन से जितनी भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो सभी वेरिएबल कॉस्ट में इंक्लूड की जाती हैं। जैसे कि हो गई इन्वेंट्री, क्योंकि प्रोडक्शन से इन्वेंट्री जुड़ी होती है। डायरेक्ट वेज हो गई, डायरेक्ट एक्सपेंस प्रोडक्शन से जुड़े होते हैं, ये वेरिएबल कॉस्ट में इंक्लूड किए जाते हैं। 43 प्राइम कॉस्ट इज मेड अप ऑफ। आधारभूत लागत बनती हैं। ऑप्शन दे रखे हैं ए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बी डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट लेबर, डी नन ऑफ दीज। ए प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम व प्रत्यक्ष व्यय, बी प्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम व अप्रत्यक्ष व्यय, सी अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष व्यय व प्रत्यक्ष श्रम, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ए प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम व प्रत्यक्ष व्यय, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। 44 ऑल द वेरिएबल एक्सपेंसेस आर। सभी परिवर्तनशील व्यय होते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं ए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बी फिक्स एक्सपेंसेस, सी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डी नन ऑफ दीज। ए अप्रत्यक्ष व्यय, बी स्थायी व्यय, सी प्रत्यक्ष व्यय, डी इनमें से कोई नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जितने भी प्रत्यक्ष व्यय होते हैं जो कि प्रोडक्शन से जुड़े होते हैं वो सभी वेरिएबल होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी प्रत्यक्ष व्यय, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। 45 ऑल द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेक्ट 1। निम्न में किस एक को छोड़कर सारे कारखाना व्यय हैं। ऑप्शन दे रखे हैं ए सैलरी, बी फ्यूल एंड पावर, सी फैक्ट्री इंश्योरेंस, डी डेप्रिसिएशन। ए वेतन, बी ईंधन एवं शक्ति, सी कारखाना बीमा, डी हिरास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वेतन, सैलरी। सैलरी को एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में इंक्लूड किया जाता है, फैक्ट्री ओवरहेड में नहीं। 46 द क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम इन ABC एनालिसिस इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ। आवासा विश्लेषण में मदों के विभाजन का आधार है। ऑप्शन दे रखे हैं ए इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑफ मटेरियल, बी
कंजप्शन वैल्यू ऑफ मटेरियल, सी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, डी ऑल ऑफ द अबव। ए सामग्री का विनियोग मूल्य, बी सामग्री का उपभोग मूल्य, सी सामग्री की प्रयुक्त मात्रा, डी उपयोग सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सामग्री का विनियोग मूल्य, इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑफ मटेरियल। आवासा विश्लेषण का पूरा नाम भी बता दे रहा हूँ मैं। ABC की फुल फॉर्म होती है इसमें ऑलवेज बेटर कंट्रोल्ड, जिसमें ए में सबसे जिसकी कॉस्ट हाई होती है और जिसका उपयोग बहुत कम होता है उनको रखा जाता है। बी में आ जाता है जिनकी मॉडरेट कॉस्ट होती है और मॉडरेट ही उनको यूज़ किया जाता है। सी में उनको रखा जाता है जिनकी कॉस्ट लो होती है और जिनका प्रयोग प्रतिदिन किया जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जिनका प्रयोग किया जाता है और जिनकी कॉस्ट सबसे कम होती है वो सी में, और सबसे कम जिनका प्रयोग किया जाता है और सबसे लागत जिनकी ज़्यादा होती है वो ए में, और मॉडरेट जो सामान्य होते हैं उनको बी में। ऐसे भी आप इनको याद कर सकते हैं। 47 वेड VED स्टैंड फॉर, VED का आशय है। ऑप्शन दे रखे हैं ए विक्ट्री, इकोनॉमी एंड डेंजर, बी बैट, एसेंशियल एंड डिजायरेबल, सी विटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल, डी नन ऑफ दीज। ए विजय, मितव्ययी और खतरा, बी बैट आवश्यक और वांछनीय, सी अति आवश्यक, आवश्यक और वांछनीय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अति आवश्यक, आवश्यक और वांछनीय, विटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। आपके माइंड में किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट अपलोड कर दिया जाएगा जिसमें आपके थ्योरी के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको कंप्लीट करा के इसके फोर्थ पार्ट में जितने भी न्यूमेरिकल हैं जो आपको आज इस वीडियो में समझाए थे उनको भी पेपर पर सॉल्व करा के आपको समझा दिया जाएगा। क्योंकि कभी कभी बोलने में और आपको जब सामने लिखा हुआ दिखेगा तो उसमें बहुत फ़र्क होता है, इसलिए आपको उसके फोर्थ पार्ट में जितने भी आज मैंने क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल के समझाए थे उनको भी फोर्थ पार्ट में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से जुड़े रहने के लिए।